रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे, बहुत बड़े वकील कहे जाने वाले हरीश साल्वे साहब के, जिन्होंने भारत की जुडिशरी को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। हरीश साल्वे साहब ने एक 2 घंटे लंबा रिपब्लिक टीवी के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया। इसमें अर्नब गोस्वामी ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे और वो सारी चीजें उन्होंने कही जो पिछले 6-7 महीने से हम लगातार कह रहे हैं, देश की जनता जिसको चाहती है। यानी कि हर उस मुद्दे पर उन्होंने न केवल अपनी राय रखी, कानूनी प्रावधान भी बताए और ये भी बताया कि देश को वास्तव में ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इसलिए हरीश साल्वे साहब का इस इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं वो आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप उन सब बातों को अगर जानेंगे तो वो लोग जो चाहते हैं कि इस देश की जुडिशरी सुधरे, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों के ऊपर एक व्यवस्था कायम हो, उन्हें सुधारा जाए, उनके भाई भतीजावाद को खत्म किया जाए, तो फिर आप सबके लिए ये सुनना जरूरी है। क्योंकि जो इंटरव्यू था वो 2 घंटे लंबा है, अंग्रेजी में है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको नहीं देखा है। हम उन्होंने जो कुछ कहा है वो सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम अपने उन सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दबाया वो नोटिफिकेशन दबा लें। और जो नए लोग हैं, जो नए वीडियो देखते हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की सेवा के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र को जगाने के लिए कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है, आप सब लोगों के अच्छे कमेंट पढ़ने को हमें मिलते हैं। उससे हमें उम्मीद जगती है कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जा रही है। हरीश साल्वे साहब ने भी जो कुछ कहा है उससे भी यही बल मिलता है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो एक दिन जरूर फलीभूत होगा। साल्वे साहब ने ये साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो मनमानी चल रही है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, अगर इसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने नहीं बदला तो फिर वक्त उन्हें मिटा देगा, उन्हें बदल देगा। यानी वक्त से ज्यादा मजबूत कुछ भी नहीं है। भारत की जो जनता है, जो भारत की करीब 1.5 अरब जनता है, वही संप्रभु है। और संप्रभु जनता के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश करेगा तो ये जनता उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। साल्वे साहब ने कहा कि एक केस का उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि जो सोली स्वराज जी थे, जिनके वो जूनियर रहे हैं, एक केस में वो बहस कर रहे थे, सामने एक वकील थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस समय एक बात कही थी। उसी चीज को उन्होंने उनके शब्दों के याद करते हुए दोहरा दिया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये ना समझे कि ये लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। वास्तव में ये जो सरकार और संसद सुप्रीम कोर्ट की रक्षा कर रही है, अन्यथा इस देश की जनता सुप्रीम कोर्ट के प्रति इतनी ज्यादा आक्रोश से भरी हुई है कि ये सुप्रीम कोर्ट और उसके बैठे हुए जजों को कहीं का नहीं छोड़ेगी। और ये वो बात है जो आज हमारे बहुत सारे मित्र सोशल मीडिया पर, हमारे भी कमेंट में बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार इनकी सिक्योरिटी हटा लो फिर इनका क्या हाल होगा। वही बात कहने की कोशिश की है हरीश साल्वे साहब ने। साल्वे साहब ने बताया कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो जजों और वकीलों के गैंग की तरह काम करता है। यहां पर उन चीजों की भी सुनवाई की जाती है जिनकी सुनवाई के लिए वो अधिकृत नहीं है और जो नैतिक तौर पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने ताजा अब जो अभी SIR का मामला था इस पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और वो एट पार है सुप्रीम कोर्ट के,
यानी सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को आदेश नहीं दे सकता है। उसके बावजूद एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इलेक्शन कमीशन पर की और उन्हें बार बार ये कहने की कोशिश की कि आपने कुछ गलत किया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बिल्कुल असंवैधानिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। साल्वे साहब ने पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना को और वर्तमान सीजेआई बीआर गवई दोनों को ही दोषी बताया है यशवंत वर्मा के मामले में। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये वीडियो फुटेज सामने आए थे, जानकारी सामने आई थी, सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि उस मामले में एफआईआर कराई जाती या फिर सीबीआई को जांच करने के लिए कहा जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने संजीव खन्ना की तारीफ की कि वो एक अच्छे वकील रहे, जज भी अच्छे रहे, लेकिन इस मामले में जो उन्होंने किया उसे किसी भी तरीके से उचित नहीं कहा जा सकता है। उसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सीजेआई पर भी सवाल उठा दिए, क्योंकि संजीव खन्ना तो रिटायर हो गए थे मई में ही। मई से लेकर अब तक अक्टूबर 5 महीने का समय वर्तमान सीजेआई के पास था और उन्होंने भी एफआईआर कराने या जांच कराने की दिशा में कोई भी स्टेप नहीं लिया, जो उनकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो आजकल भाषणबाजी हो रही है देश विदेश में जाकर, उस पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश की संस्थाओं को विदेशों में जाकर बदनाम करता है, उन पर सवाल उठाता है, अपनी तारीफ करता है, तो वो भी किसी तरीके से ना तो न्यायपूर्ण है, ना ही वो नैतिक तौर पर या संवैधानिक तौर पर उचित कहा जा सकता है। साल्वे साहब ने बताया कि किस तरीके से जो जज होते हैं, जो एक लॉबी होती है, वो केसों को पहले ही डिसाइड कर लेती है, पहले ही मैनिपुलेशन होता है। जिन चीजों में कोर्ट की दखल नहीं होनी चाहिए, कोर्ट उन चीजों में कूद पड़ता है और ये सब न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न खुद जुडिशरी के लिए ही अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आज से नहीं है या कॉलेजियम बनने से नहीं है, बल्कि कॉलेजियम से पहले जब इंदिरा गांधी ने इस देश पर 4 ऐसे जजों को थोप दिया था जिन्होंने इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला लिया था, तभी से ये शुरू हो गया था और उसके दुष्परिणाम आज देश भुगत रहा है। उन्होंने इसका उपाय भी बताया कि उपाय तो यही है कि या तो सरकार जो एनजेएसी का केस था उसको दोबारा से रीओपन कराए, उस पर रिव्यू पिटीशन डाले, या फिर सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से कहे कि वो इस मामले में पुनर्विचार करें या हम दूसरा ऐसा कोई कानून लेकर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से कॉलेजियम के मामले में जो जजों ने मनमानी की थी, यानी कि जो सलाह देने की बात थी, उसको पूरी तरीके से बाध्यता में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने जो एक तरीके से कंसल्ट करने का एक उसमें प्रावधान था सुप्रीम कोर्ट में, उसको कंकरेंस बना दिया गया, जो पूरी तरीके से अनुचित है। और सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह भी सोचना चाहिए कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में ऐसी व्यवस्था नहीं चलती जहां जज खुद जजों को अपॉइंट करते हों। उन्होंने जो बीआर गवई है या सूर्यकांत जो कह रहे हैं कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये जरूरी है, उस बात को भी पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि जज अगर जजों को अपॉइंट करेंगे तो इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे बचेगी, ये बताइए। अगर उसी अपॉइंटमेंट को सरकार करती है या कोई ऐसी कमेटी करती है जिसमें देश के द्वारा नामित किए गए लोग हों, जिसमें जो विपक्ष के नेता है, जो संसद है उसके द्वारा नामित किए गए लोग हों, वो कैसे गलत जजों को चुनेंगे, इस बात को कोई स्पष्ट क्यों नहीं करता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अगर आपको सरकार ने जो एनजेसी बनाई थी जिसमें मात्र एक कानून मंत्री थे, बाकी 3 तो सुप्रीम कोर्ट के जज ही थे और 2 लोग ऐसे थे जो समाज से ही आने थे, वो भी आपने मंजूर नहीं किया, तो आप 11 लोगों की कमेटी बना दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे पूरे देश में जिसकी आबादी 150 करोड़ के करीब है, अगर 11 ईमानदार लोग भी हम नहीं ढूंढ पाते हैं
तो फिर हमें अपने आप को लोकतंत्र नहीं कहना चाहिए। साफ तौर पर जिस तरीके से जुडिशरी के अंदर गैर जवाबदेही है, तानाशाही जैसी प्रवृत्ति पनप चुकी है, उस पर उन्होंने तीखे सवाल उठा दिए हैं और इससे बड़ा हमला जुडिशरी पर अब तक नहीं हुआ। और इस हमले ने पूरी तरीके से जो जुडिशरी अपने को बहुत बड़ा ईमानदार संविधान का रक्षक दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो मुखौटा तार तार हो गया है, क्योंकि न तो वो संविधान के रक्षक हैं और ना हो सकते हैं। साल्वे साहब ने यह भी कहा कि संविधान का रक्षक या तो जनता है या फिर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, न कि सैलरीड जज उसके रक्षक हो सकते हैं, जो अपने आप को एक बंद कमरे में एक ऐसी व्यवस्था में बंद करके बैठे हुए हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में भी बयान दिया और ये कहा कि अगर आप न्यायालय की गरिमा को गिराते हैं, उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं, तब तो कंटेम्प्ट हो सकता है, लेकिन जजों के आचरण पर, जजों के द्वारा जो मनमाने तरीके से फैसले लिए जाते हैं, पक्षपात किया जाता है, उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं तो फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है। आप एक तरफ कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप राष्ट्र के खिलाफ भी स्वीकार कर लेते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के खिलाफ भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन आप अपने आचरण पर किसी से भी प्रश्न नहीं स्वीकारते। ये किसी भी मायने में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। यानी आप अगर देखें तो वो सारे सवाल जो सोशल मीडिया पर हम जैसे, आप जैसे लोग उठा रहे हैं, उन्हीं सवालों को एक बड़े वकील ने, जिनकी बातों को जुडिशरी आसानी से नकार नहीं पाती है, और जब भी वो कोर्ट में खड़े होते हैं तो सामने जो जज होते हैं, दबाव उनके ऊपर होता है। अगर वो ये कह रहे हैं तो आप यकीन मानकर चलिए कि वो दिन दूर नहीं है, जैसा उन्होंने संकेत भी दिया कि अगर जुडिशरी ने खुद को नहीं सुधारा, अगर सुप्रीम कोर्ट पर बैठे हुए जजों ने ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है इसको नहीं बदला, तो फिर आने वाला वक्त उन्हें बदल देगा और वो स्थिति उनके लिए ही सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगी। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग बात करते हैं जैन जी की, हमारे देश में जैन जी नहीं, यहाँ तो जैन जी एक्स और वाई सब के सब मिलकर इस दिशा में सोच रहे हैं। हमारे देश में ऐसे बहुसंख्यक लोग हैं जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले होता है, समाज सबसे पहले होता है। स्वार्थी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें विश्वास है कि इस देश की जो जनता है वो जाग रही है, परिवर्तन आ रहा है, और यही वजह है कि अब जो कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसका असर जनता में एकदम जल्दी से देखने को मिलता है। यानी उन्होंने उस बात का भी संकेत देने की कोशिश की जो आजकल चल रहा है और जिससे खलबली मची हुई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से ये जुडिशरी का एक अघोषित तौर पर न्यायिक सक्रियता के नाम पर जो न्यायिक दुस्साहस चल रहा है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए प्रयास तो लोगों को ही करने पड़ेंगे। ये वही बात है जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि अगर सरकार के स्तर पर काम नहीं हो रहा है तो हम आंख बंद करके, कान बंद करके नहीं बैठ सकते। हमको भी अपना राष्ट्रीय दायित्व निभाना पड़ेगा। और आप एक चीज ध्यान में रखिए कि बिना कीमत चुकाए कुछ भी हासिल नहीं होता है। ये वही बात है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक भाषण दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा था कि मेरे साथ आने पर तुम्हें मैं ये वायदा नहीं करता कि तुम्हें सत्ता भोगने को मिलेगी या ऐशो आराम मिलेगा। मेरे साथ आओगे तो आपको जख्म मिलेंगे, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, जान जा सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्योंकि गुलाब के फूलों की खुशबू अगर तुम सूंघना चाहते हो तो उसके कांटों से छेदे जाने को भी तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा।
यही बात साल्वे साहब ने भी कहने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयास तो करने ही पड़ेंगे और हम ये नहीं कह सकते कि हमने सरकार चुन दी है, सारी जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है, फिर भी एक लोकतंत्र के अंदर जो जनता होती है उसकी सक्रिय भूमिका होती है। और आज अगर सरकार के सामने जुडिशरी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी हुई है तो फिर ये जिम्मेदारी जनता की है कि वो जनता इस जुडिशरी को उसकी औकात दिखाए, उसकी हैसियत बताए कि उनकी जो हैसियत है लोकतंत्र में सरकार के एक अंग के तौर पर है। वो भारत के नीति नियंता नहीं बन सकते, वो लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकतंत्र का एक अंग हैं, न कि इस देश के सॉवरन या संप्रभु हैं। ये जो गलतफहमी पैदा हो गई है जुडिशरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए भाई भतीजावाद और चेलापंथी से आने वाले जजों के अंदर, कि वही एकमात्र रक्षक हैं इस देश के लोकतंत्र को बचाने का ठेका उन्होंने ले रखा है, संविधान को बचाने की जिम्मेदारी उन पर है। जबकि अगर इतिहास खंगाला जाए तो सच्चाई ये है कि आज तक संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी संस्था ने पहुंचाया है तो वो भारत की जुडिशरी है, खासकर सुप्रीम कोर्ट है। ताजा उदाहरण अभी देखे जा सकते हैं। आए दिन वो जिस तरीके से सीबीआई ईडी अधिकारियों को डांटते हैं, चुनाव आयोग को सीधी धमकी देते हैं। एक जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, पूरे 4 महीने वो प्रक्रिया चली और पूरे 4 महीने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ये धमकी देता रहा कि हम इस प्रक्रिया को कभी भी खारिज कर सकते हैं, जो कि उनका अधिकार ही नहीं था। क्योंकि सब जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनको भी केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हीं के बीच का कोई जज भ्रष्टाचार करता है, उस पर वो जो एक मिनिमम कानूनी प्रक्रिया है उसको भी शुरू नहीं करते, उसकी जांच नहीं कराते और उसको हटाने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल देते हैं, संसद पर डाल देते हैं। जबकि ये जिम्मेदारी सीजेआई की थी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की थी और उन्हें उस व्यक्ति के खिलाफ जांच के आदेश देने चाहिए थे। जैसे ही जांच का आदेश होता, उस जज के ऊपर ये दबाव होता कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। लेकिन जांच का आदेश न देकर एक तरीके से भ्रष्टाचार का साथ दिया है भारत के सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने और 2 सीजेआई ने। अब एक तीसरे सीजेआई भी आने वाले हैं और उनके कार्यकाल शुरू होने से पहले भी यशवंत वर्मा का जो महाभियोग की प्रक्रिया है पूरी नहीं हो पाएगी। तो नैतिक जिम्मेदारी तो उनके ऊपर भी है कि क्या वो यशवंत वर्मा नाम के उस भ्रष्ट जज के खिलाफ एफआईआर करने की अनुमति देते हैं या फिर संजीव खन्ना और बीआर गवई की लिस्ट में वो भी शामिल होते हैं, यानी अपने भाई बंद को बचाने के लिए अनुमति न देना। साल्वे साहब का ये जो इंटरव्यू है, अगर आपको अंग्रेजी आती है, अच्छी तरीके से समझते हैं, आप विस्तार से देख सकते हैं। हमने उस इंटरव्यू की हर बात को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन 2 घंटे की बातें आप 10-20 मिनट में कवर नहीं कर सकते। मेन तो मुद्दा तो उनका यही है कि जुडिशरी में सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चाहे सरकार एनजेएसी के मामले को दोबारा खुलवाकर कॉलेजियम को खत्म करे या फिर जनता दबाव बनाकर, जनता इन लोगों से सवाल पूछकर, जनता इन लोगों से अपने सवालों के जवाब मांगकर इन पर दबाव बनाए और इन लोगों को मजबूर किया जाए कि ये जो इन्होंने एक अपारदर्शी, असंवैधानिक और भाई भतीजावाद की वंशवादी परंपरा थोप दी है, जिसकी वजह से आज 150 करोड़ लोग परेशान हैं, न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, इसको खत्म किया जा सके। आप इस पूरे के पूरे जो विचार साल्वे साहब के हैं या हमने भी जो बातें रखी है उनसे कितना सहमत हैं, उस पर अपनी राय दीजिए। शब्दों की मर्यादा को बनाए रखिए। ये बहुत अच्छी और बहुत जरूरी मुहिम है जिससे आपका जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे
और इस प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचेंगे तो निश्चित मानिए कि ये मनमानी रुकने वाली नहीं है। आने वाले जो सीजीआई हैं, जिनके नाम सीजीआई के तौर पर आ रहे हैं, वो एक से एक होनहार हैं। आने वाले सूर्यकांत जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पारदीवाला के किस्से तो पूरे भारत में फेमस हैं कि वो किस तरीके के निर्णय लेते हैं, किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 6 लोग अभी सीजीआई की लिस्ट में हैं 2031 तक, वो सब के सब नेपोटिज्म की वजह से हैं। तो अगर आप इस नेपोटिज्म को रोकना चाहते हैं, भारत की जुडिशरी को सुधारना चाहते हैं, तो फिर आपको भी इस आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।